ठीक है, चलिए तो आज हम शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था, ठीक है। अब जो प्रेसिडेंट की शक्तियां हैं कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी पावर है एंड कौन कौन से उनके कर्तव्य है, ड्यूटीज है, उनको आज अपन पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्तियां व कर्तव्य, पावर्स एंड ड्यूटी। तो कौन कौन सी शक्तियां हैं? शक्ति के अंदर एक आती है आपकी कार्यकारी शक्ति, सेकंड इज विधायी, वित्तीय, न्यायिक, सैन्य, आपातकालीन और विवेकी शक्ति प्रधान नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे विवेकी शक्ति भी आपको देखनी पड़ती। इसके अलावा कूटनीतिक। आठ शक्तियां हैं। विवेकी शक्ति प्रदान नहीं की गई है, लेकिन कहीं कहीं पे विवेक का भी वो प्रयोग करता है राष्ट्रपति, उसको अपन देखेंगे कैसे करता है। कूटनीतिक शक्ति को संविधान में प्रदान नहीं, संविधान में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन है, ठीक है। तो ये आठ शक्तियां हैं, कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक, सैन्य, आपातकालीन, विवेकी और कूटनीतिक। आठों शक्ति के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत अपन करते हैं कार्यकारी शक्ति। बहुत अच्छे समझिए चीजों को, ठीक। अब अगर मैं बोलूं कार्यकारी शक्ति में, तो भारत सरकार के जितने भी काम हैं किसके नाम पे होते हैं? राष्ट्रपति के नाम पे। तो आर्टिकल 53 में बोलता है कार्यपालक संबंधी सभी कार्य किसमें निहित होंगे? राष्ट्रपति में। आर्टिकल 53 बोलता है जो कार्यपालक संबंधी सभी कार्य किसमें होंगे? राष्ट्रपति। कार्यपालक मतलब जो कार्यपालिका के द्वारा किया जाए काम है। कार्यपालिका कौन है? सरकार है, ठीक है, मंत्रिमंडल। तो कार्यपालिका के संबंधी जितने भी कार्य होंगे किसके होंगे? राष्ट्रपति, ठीक है। इसके अलावा एक बोला जाता है आर्टिकल 76 में कि भारत का क्या होगा? एक महान्यायवादी होगा, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब इसकी नियुक्ति कौन करेगा? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये कार्य करेगा, पर्यंत कार्य करेगा। मतलब क्या ये मैं बोल रहा हूं यहां मैं बोल रहा हूं कि आर्टिकल 76, आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन में पूछ लेता है महान्यायवादी के बारे में संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया। तो आर्टिकल 76 में बोला गया कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, ठीक है। और वो किसके प्रसाद पर्यंत काम करेगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत मतलब कि उसी के दया के आधार पर जब चाहे राष्ट्रपति उसे निकाल सकता है और जब चाहे उसे राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है, ठीक है। और आप सब लोगों को मालूम कि आर्टिकल 74(1) क्या बोलता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह, प्राइम मिनिस्टर और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। तो मतलब जब महान्यायवादी को कौन बोल दे, जब प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिमंडल बोले कि भाई इसको हटा दो, तो महान्यायवादी क्या हो जाता है? पद से हट जाता है। तो मतलब क्या है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा, ठीक है। आर्टिकल 76 इसके बारे में बोल रहा है। इसके अलावा कुछ बॉडीज है जिसके बारे में राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, जैसे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अध्यक्ष होता है और जो सदस्य होता है उनकी नियुक्ति करता है। इलेक्शन कमीशन, ईसी फॉर इलेक्शन कमीशन,
इनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन, एफसी फॉर फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन उसको बोलते हैं। वित्तीय आयोग, इनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा जो गवर्नर होते हैं, ठीक है, गवर्नर मतलब जो आपका राज्यपाल है, उनकी भी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इसके अलावा कैग, कैग के बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर बाद में फिर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सब की क्या कर रहा है? इन सब की इनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है, सदस्यों की नियुक्ति, इनको अपॉइंट करता है। तो क्वेश्चन आपसे बनेगा कि भाई इनको अपॉइंट कौन करता है? तो इनको अपॉइंट कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है, ठीक है। हालांकि कुछ इनकी योग्यताएं हैं, वो योग्यताएं अपन देखेंगे जब इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। आर्टिकल 263 बोलता है अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद जो इंटर स्टेट काउंसिल है, अंतर्राज्यीय परिषद मतलब इंटर स्टेट काउंसिल, मतलब संघ और राज्यों के बीच में सब अच्छे से काम होता रहे, उसके लिए किसका गठन किया जाता है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है कि भाई यूनियन एंड स्टेट के बीच क्या हो? अच्छा कार्य व उनके बीच में संबंध अच्छे रहे, तो उसके लिए किसका गठन किया जाता है? अंतर्राज्यीय परिषद। और उसे कौन गठन कर सकता है? प्रेसिडेंट। तो इसका गठन करता है, ठीक है। किसी भी क्षेत्र को, किसी भी क्षेत्र को क्या घोषित कर सकता है? अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। मतलब कोई भी क्षेत्र है उसे अनुसूचित क्षेत्र मतलब शेड्यूल एरियाज घोषित कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक और आ जाता है कि भाई SC ST OBC के लिए कमीशन का गठन कर सकता है, कमीशन का गठन कर सकता है, आयोग बना सकता है। कमीशन इट मीन्स आयोग, इंग्लिश में ही हिंदी लिख दी, कमीशन मतलब आयोग, आयोग का गठन कर सकता है कि भाई एक बार देखने के लिए SC ST OBC के लिए जो शैक्षणिक व सामाजिक जो स्थिति उनकी फिर से कैसी है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसका फिर से जांच करने के लिए कभी भी क्या कर सकता है? आयोग का गठन कर सकता है। तो ये इसकी कौन सी हो गई? ये सब इसकी कार्यकारी शक्ति होगी, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति। 1 2 3 4 5 एंड 6 पॉइंट में अपन ने किया है। इस तरीके से टेबल फॉर्म पे करोगे तो क्या है कि जल्दी चीजें याद रहेगी, ठीक है। थोड़ा सा प्रोडक्टिव वर्क हो जाता है कुछ अगर अलग अलग ट्रे फॉर्म पे, टेबल फॉर्म पे ना, डायग्राम फॉर्म पे अगर अपन उसको कर लेते हैं तो अपने को एक पॉइंट मिल जाता है, फिर इससे तुम शॉर्ट पॉइंट्स निकाल सकते हो। अपने रिवीजन के लिए बेहतर तरीका होता है, यहाँ पढ़ने के लिए ठीक है, फिर उसके बाद इससे की पॉइंट निकालो, नंबर ऑफ टाइम्स इसको रिवीजन करो, फिर उसके बाद अपनी एक ओन नोट्स बनाओ और ओन नोट्स में केवल और की पॉइंट रखो, ताकि जब वो रिवीजन करो तो तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे में पूरी की पूरी पॉलिटी खत्म हो जाए। एक दिन में पूरी पॉलिटी खत्म, पूरा का पूरा रिवीजन मार दिया तुमने। समझ रहे हो किस तरीके से पढ़ा जाता है कि यहाँ से तुमने पूरा का पूरा लिया, फिर इसको नंबर ऑफ टाइम्स कम से कम 5 से 10 बार तुमने पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर ली, एंड देन उसके बाद अपनी नोट्स, ओन नोट्स, बिना पढ़े नोट्स मत बनाना, नहीं तो पूरा का पूरा छापोगे। जब 10 बार तुम पढ़ लोगे तो तुम्हें पता रहेगा कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे नहीं बुलेट पॉइंट में नहीं लिख सकता, नहीं तो तुम अगली बार समझोगे नहीं, इसीलिए थोड़ा सा मेरे को उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है और थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ता है। क्लियर है? तो ये हो गई आपकी कार्यकारी शक्ति। क्लियर है? ये कार्यकारी शक्ति प्राप्त है किसको? राष्ट्रपति को। नोट कर लो, नोट कर लिए? जल्दी जल्दी नोट कर लो भाई, अगर जो ना करें। हो गया? चलो अब इसके बाद विधायी शक्ति पे आते हैं, इस साइड करते हैं।
विधायी शक्ति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, जो लेजिस्लेटिव पावर्स मिली हैं वो इंपॉर्टेंट है। यहां इसके बाद अपन पढ़ते हैं विधायी शक्ति, जो राष्ट्रपति को। अब देखिए विधायी शक्ति में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है, ये बताओ राष्ट्रपति संसद का अंग है कि नहीं है? कैसे? कैसे नहीं तो कैसे? अगर इंपॉर्टेंट आ जाए, कोई तुमसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ ले, मान लो इंटरव्यू तुमने क्लियर कर लिया, देन उसने बोला क्या राष्ट्रपति संसद का अंग है, तुम बोले हाँ, तो बोले क्यों? तो क्योंकि राष्ट्रपति तो बैठ नहीं रहा है, पार्लियामेंट के किसी सेशन में बैठता है राष्ट्रपति? नहीं बैठता है। देन वाई? फिर क्यों है? बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, कोई भी विधेयक आपको प्रस्तुत करना है, कुछ भी आपको संशोधन करना है, कुछ भी नया कानून लाना है, तो कौन आएगा? राष्ट्रपति, उसकी सहमति के बिना नहीं। और जब आपका संसद के कोई सत्र ना चल रहे हैं तो कानून कौन बनाएगा? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ऑर्डिनेंस। तो मतलब क्या है, कानून बनाना संसद का काम क्या है? कानून बनाना। और वही संसद का काम कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। इसलिए वो किसका पार्ट है? ठीक है, तो आर्टिकल 79 कहता है जो है राष्ट्रपति किसका पार्ट है? राष्ट्रपति संसद का अंग है, संसद का अंग है। ठीक है, कारण आप लोगों को मालूम हो गया कि किसी प्रकार का विधेयक, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि किसी प्रकार का विधेयक की सहमति के लिए आवश्यक है राष्ट्रपति की सहमति। किसी भी नए विधेयक को बनाने के लिए आवश्यक है राष्ट्रपति की सहमति, या कि जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करके कानून बनाता है। ठीक है, विशेष परिस्थितियों में। ये आप लिख लोगे तो आपको यह चीज हमेशा याद रख, हर एक चीज कारण के साथ पढ़ो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अगर कारण आपको पता है देन वो चीज आपको कभी भूल ही नहीं सकती। इसके अलावा बोलता है आर्टिकल 85, आर्टिकल है 85 क्या बोलता है कि भाई राष्ट्रपति क्या करेगा? संसद का जो सत्र है उसके सत्र को क्या करता है? वो बैठक को बुला सकता है। जैसे सत्र ना चल रहा हो तो भी राष्ट्रपति को ये लग रहा है कि किसी अभी परिस्थिति ऐसी ही कि बैठक बुलाना ही चाहिए, बहुत खराब विषम परिस्थिति है, तो उसमें क्या कर सकता है? सत्र को आहूत कर सकता है। आहूत करना मतलब आह्वान करना, यानी बुलाना। आह्वान मतलब बुलाना, बैठक को आयोजित करना। इसके अलावा और ये क्या कर सकता है? ये स्थगित कर सकता है। क्या कर सकता है? स्थगित। स्थगित मतलब क्या है कि रोक सकता है। ठीक है, ये स्थगित कर सकता है। इसके अलावा क्या कर सकता है? जो संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त बैठक का आह्वान कर सकता है। संयुक्त बैठक, मान लो साधारण विधेयक है, ठीक है, या कोई विधेयक है जो पारित नहीं हो पा रहा है, कहां पे? लोकसभा और राज्यसभा में। यानी लोकसभा में पास हो गया लेकिन राज्यसभा उसे नहीं दे रही है, कि राज्यसभा से हो गया लोकसभा नहीं उसके पास कर रही है। तो ऐसे में क्या हो रहा है? दोनों के मतभेद हैं। तो वो दोनों के मतभेद को दूर करने के लिए राष्ट्रपति क्या कर सकता है? एक ज्वाइंट सेशन कंडक्ट करा सकता है, दोनों का संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, हाँ राष्ट्रपति पास ऐसे नहीं करा सकता, वो डिपेंड करता है कौन सा बिल है। जैसे मनी बिल है, धन विधेयक, वहां पे राज्यपाल, वहां पे राज्यसभा के पास बहुत कम शक्ति है, 14 दिन के बाद वो पास हो ही जाएगा अगर सामने वाला बोले और चाहे ना बोले। लेकिन जो साधारण विधेयक होता है वहां पे क्या रहता है कि वहां पे दोनों के पास इक्वल पावर है। तो साधारण विधेयक में क्या रहता है कि राष्ट्रपति क्या बोल देगा, जब देखा यहाँ से लोकसभा में पास हो गए लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पा रहा है तो क्या करेगा? संयुक्त
एक तरीके से बैठक करवा दे। और संयुक्त बैठक का परिणाम ये रहेगा, लोकसभा के मेंबरों की संख्या क्या है, ज्यादा, राज्यसभा के मेंबर की संख्या कम। तो जब संयुक्त बैठक होता है तो अधिकांश चांसेस होते हैं कि वो पास हो जाता है बिल। साधारण विधेयक के उदाहरण क्या होते हैं? साधारण विधेयक मतलब, हाँ साधारण विधेयक मान लो तुम ये बोल सकते हो जैसे, नहीं जीएसटी तो फिर बड़ा है, विशेष बहुमत है वो, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का। साधारण बहुमत वाला मतलब जैसे तुम राज्यों का नाम परिवर्तन कर रहे हो, निर्वाचन का वो कर रहे हो, है ना, संसद के सदस्यों की सैलरी बढ़ा दे रहे हो, योग्यता बढ़ा दे रहे हो। और जो विशेष बहुमत वाले वहां पे भी किया जा सकता है, विशेष बहुमत वाले में होगा, केवल संविधान संशोधन वाले में नहीं हो रहा है, मनी बिल में नहीं होता है, संविधान संशोधन वाले में नहीं होगा, आधे राज्यों वाले में भी हो जाता है। ठीक है, मनी बिल में इसलिए नहीं रहता क्योंकि लोकसभा को ज्यादा ताकत दी गई है, क्योंकि लोकसभा क्या कर रही है, लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रही है, राज्यसभा राज्यों का रिप्रेजेंटेशन कर रही है, और बजट किससे संबंधित है, लोगों के कल्याण से संबंधित है, इसलिए वहां पे लोकसभा के पास ज्यादा अधिकार दिया गया। ऐसे विशेष बहुमत वाले में कोई फंडामेंटल राइट से संबंधित कुछ है ना, नहीं हो पा रहा है, तो उसमें किया जा सकता है। कोई नया कानून लेकर के आएगा, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग नया कानून लेकर के आए गए ना, मनी लॉन्ड्रिंग लेके आ गए, रोड सेफ्टी कोई लॉ लेकर के आ गए, अब उसको पारित करना है तो एक सेशन से पारित हो गए, दूसरे सेशन में पेंडिंग पड़ा है, तो एक बार संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जा सकता है कि भाई रोड सेफ्टी बिल जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें आती हैं अलग अलग, तो उस आधार पे रहता है। क्लियर है? तो ये कहता है आर्टिकल 85 के तहत। फिर इसके बाद जो है, रुकिए आइए, चलिए ठीक है, यहां तक क्लियर है आर्टिकल 85। अब आर्टिकल 86 देख लीजिए। आर्टिकल 86 जो बोलता है, क्या बोलता है, ये बोलता है कि राष्ट्रपति का क्या है, राष्ट्रपति का कर्तव्य, राष्ट्रपति का अधिकार है कि जितने चुनाव होते हैं, प्रत्येक चुनाव के पहला जो संबोधन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जैसे इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद किसी की गवर्नमेंट बनी, तो वो गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री पहला संबोधन नहीं कर रहा है, ना कि उस दल का नेता करेगा, पहला कौन संबोधन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, क्लियर? तो ये रख लीजिएगा, प्रत्येक चुनाव या प्रत्येक वर्ष, अब 5 साल की गवर्नमेंट बनती है ना, तो भाई हर एक साल का जो पहला सत्र रहता है उसको संबोधन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति करता है। तो ये आर्टिकल 86 बोलता है। आर्टिकल 80, अब आर्टिकल 80 क्या बोल रहा है, आर्टिकल 80 बोल रहा है कि राज्यसभा में क्या कर सकता है, 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 80 तुम्हारा क्या बोल रहा है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। किस लिए करेगा, देखिए इसको पहले समझिए कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत मतलब नॉमिनेट करना, और वो 12 सदस्य किससे संबंधित है, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। ठीक है, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, ये 4 क्षेत्रों से संबंधित रहेगा। ये नाम जरूर याद रखिएगा, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, ये 4 क्षेत्रों से संबंधित 12 सदस्यों को क्या करेगा, नॉमिनेट कर सकता है। क्यों कर सकता है, देखो इसके पीछे कारण ये कि देखो, अब कोई किसी ने इस क्षेत्र में विशिष्ट काम किया है तो वो इस क्षेत्र का तो स्पेशलिस्ट है, लेकिन वो चुनाव का तो स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन उनका भी तो रिप्रेजेंटेशन जरूरी है ना, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है इन क्षेत्रों का, तो भाई सदन में इन लोगों का भी प्रतिनिधित्व बना रहे। ठीक है, अब कोई क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर, अब सचिन तेंदुलकर चुनाव लड़ने जाए तो चुनाव जीत सकते हैं,
पॉसिबिलिटी है कि जीत भी जाए, क्योंकि भाई भगवान है, जिता दें। क्रिकेट के क्या है, भगवान है, जिता भी सकते हैं। लेकिन फिर क्या है कि इतना ज्यादा चुनावी प्रचंड कैसे हो, इतनी सादे नौटंकी में थोड़ी फंसेंगे, और ना इतने उनके पास समय है। लेकिन भाई उनका भी रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, तो उन्हीं में से भाई चुन देंगे। अभी हरभजन सिंह है राज्यसभा के सदस्य, ऐसे रेखा रही, ऐसे अमिताभ बच्चन तो एक बार इलेक्शन भी जीत करके आए थे। तो ऐसे क्या होते हैं कि किसी किसी कला, चूंकि ये सब कला से संबंधित है, आर्टिस्ट है भाई, ये लोग क्या करें, एक्टिंग इज आर्टिस्ट का काम है। तो उन सदस्यों का भी क्या हो सके, राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन रह सके, इसलिए 12 सदस्यों को क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। ठीक, ऐसे ही आर्टिकल 331 में 331 में क्या किया जाता है, दो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में नॉमिनेट किया जाता है। एंग्लो इंडियन मतलब आंग्ल भारतीय, ठीक है। आंग्ल भारतीय मतलब अंग्रेज है लेकिन भारतीय मूल का हो गया है। हाँ, मतलब अंग्रेज है वो। जैसे 1947 में बहुत सारे अंग्रेजों ने क्या किया कि ये भारत में ही रहने को सोचे, है तो वो अंग्रेज लेकिन अब वो भारतीय हो चुका है, क्योंकि उसने भारतीय सदस्यता ले ली है। तो इसको बोलते हैं एंग्लो इंडियन, अंग्रेज है और भारतीय मूल का अब हो गया है। हाँ, लोकसभा में, लोकसभा में अगर उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो फिर 2 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है। कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 331 के अनुसार। तो ये याद रखिए, राज्यसभा में किया जाता है, ये वाले को लोकसभा में किया जाता है। ठीक, 2 अलग अलग। किनको नहीं, एंग्लो इंडियन को क्यों हटाया जाएगा। अब इसको समझो ना कि भाई एक व्यक्ति अगर भारत की सदस्यता, भारत की नागरिकता ले लिया तो ले लिया। बहुत सारे अंग्रेज जो थे जो भारत से सहमति रखते थे, और जैसे तुमको मालूम है एनी बेसेंट कहाँ की, आयरलैंड की है, लेकिन पूरे स्वतंत्रता संग्राम में उसने काम किया ना। तो भाई वो तो इस देश को अपना देश मान के रह रही है। तो भाई आप ऐसे थोड़ी बोलोगे कि आजाद हो गया तुम जाओ भैया आयरलैंड, हो गए तुम्हारा काम निपट गए, होम रूल लीग तुमने कर दिया, हो गए जाओ, ऐसे थोड़ी बोलोगे। बोलोगे नहीं ठीक है तुम्हारी नागरिकता है और हमने ये तुम्हारा भी रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित किया है कि मान लो तुम इलेक्शन नहीं लड़ सकते और लोग तुमको इलेक्शन में वोट इसलिए ना दे कि तुम किसी दूसरे देश की हो, ठीक है, तुम्हारा भी 2 रख देते हैं। क्लियर है। तो ये अधिकार अब यहां पे नहीं हो रहा है तो यहां पे मैं कर देता हूं, ठीक है, यहां पे फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक है आपका आर्टिकल 111, आर्टिकल 111 हाँ, के अंतर्गत क्या है, ये बोला जा रहा है आर्टिकल 111 के अंतर्गत कि भाई संसद के द्वारा कोई विधेयक क्या हो रहा है, पारित होकर के आ रहा है। संसद के द्वारा कोई विधेयक पारित होकर के आ रहा है तो राष्ट्रपति के पास अधिकार है, राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि उसे सहमति दे या कि ना दे। ठीक है, अभी इसको देखते हैं अपन कि वीटो शक्ति में देखेंगे, वीटो पावर में इसके बारे में बहुत अच्छे से देखेंगे। तो ये याद रखें कि आर्टिकल 111 में बोल रहा है, ये एक तरीके से वीटो पावर के बारे में बात कर रहा है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा कोई विधेयक पारित होकर के आया है तो अब राष्ट्रपति क्या करता है उसके ऊपर, ये आर्टिकल 111 के अंतर्गत है। और ऐसे ही आर्टिकल 201 है, अभी इसको अपन देखेंगे। आर्टिकल 201 कि जो राज्य विधानसभाओं से या कि विधान मंडल से जो पारित होकर के आए उसमें राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति की। क्लियर। आर्टिकल 201 बोल रहा है राज्य विधानमंडल से जो तुम्हारा विधेयक पारित होकर के आया है उसमें राष्ट्रपति की क्या शक्ति है, और ये आर्टिकल 111 बोल रहा है जो संसद के द्वारा जो विधेयक पारित होकर के आया है उसमें राष्ट्रपति की क्या शक्ति है। तो 2 चीजों को, बाकी मैं जब ये वीटो शक्ति बताऊंगा तो इसमें मैं ये दोनों चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बस यहाँ पे इसको इतना लिख लीजिए, ठीक। तो ये हो गई आपकी विधायी शक्ति।
आर्टिकल 201 है, अभी इसके बारे में मैं करूंगा, लेकिन अब भी सुन लो। ये बोला जाए जैसे राज्य विधान सभा है, राज्य विधान मंडल है, वहां से भी क्या किया जा रहा है, कानून पारित किया है, प्रस्ताव पारित किया है। क्या है कि राज्य में कौन रहता है, गवर्नर रहता है, और गवर्नर किसके उसमें काम करता है, राष्ट्रपति के उसमें काम करता है। तो कोई कोई बिल को, कोई कोई विधेयक को वो क्या करता है, राष्ट्रपति के लिए रख देता है। ठीक है, तो अब जो राष्ट्रपति के लिए रख दिया वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो अब राष्ट्रपति उसके ऊपर क्या डिसीजन ले रहा है, वो अब राष्ट्रपति की शक्ति हो जाती है। इसको अभी जब अपन वीटो शक्ति देखेंगे तो मैं पूरा का पूरा एक बार पूरा क्लियरिटी बताऊंगा। अभी यहाँ पे चूंकि आप शक्ति भर लिख रहे हो, तो यहाँ के ऊपर अगर उसको बताने लग जाऊंगा तो एक ही टॉपिक आपके लिए बड़ा हो जाएगा, वो एक अलग पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी विधायी शक्ति, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। क्लियर। आर्टिकल 79 क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति संसद का अंग है। आर्टिकल 80 क्या बोल रहा है, भैया ये सब अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 86 क्या बोल रहा है, प्रत्येक चुनाव के बाद ये भैया पहला संबोधन देगा। आर्टिकल 80 क्या बोल रहा है कि भाई 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। आर्टिकल 331 क्या बोल रहा है कि 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेगा लोकसभा में। इसके अलावा आर्टिकल 111 और आर्टिकल 201। ठीक है, इतनी चीजें बोल रहा है विधायी शक्ति में। क्लियर। अब इसके बाद अपन आते हैं वित्तीय शक्ति। वित्तीय मतलब फाइनेंशियल पावर। ठीक, फाइनेंस से रिलेटेड। चलिए इसको भी देख लेते हैं, वित्तीय शक्ति कौन सी है। वित्तीय वित्तीय शक्ति में अगर तुम लोग को मालूम है धन विधेयक, मनी बिल, मनी बिल के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। केवल आप यहां जान लीजिए कि अगर धन विधेयक को प्रस्तुत करना है संसद में, तो पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। क्वेश्चन आपसे बन जाएगा ऐसा कौन सा बिल है जिसके लिए पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है, तो धन विधेयक, धन बिल, इसको मनी बिल कहते हैं। तो जो धन विधेयक है इसको प्रस्तुत करने के लिए, नहीं आर्टिकल 210 नहीं, आर्टिकल 113, आर्टिकल 112, ये अपन संसद वाली बात कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि राष्ट्रपति के पास तो संसद वाला है ना, यूनियन से संबंधित करेगा। ठीक है, आर्टिकल 108, 110 सब में अलग अलग धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में बोला गया है। मनी बिल एंड फाइनेंस बिल के बारे में बोला गया, जिसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे जब अपन केवल विधेयक पढ़ेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब अपन बजट वाले सेक्शन पढ़ेंगे तब वहां पे धन विधेयक को पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, धन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए पहले राष्ट्रपति की क्या चाहिए आपको, अनुमति या कि सहमति, जो भी आप कर। ठीक है, तो धन विधेयक प्रस्तुत तभी होगा जब राष्ट्रपति क्या कर दे, उसमें सहमति दे दे। इसके अलावा आर्टिकल 112(1) में क्या बोल रहा है, जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है, जो बजट है कौन प्रस्तुत करेगा, उसे राष्ट्रपति प्रस्तुत करेगा। ठीक, तो भाई साहब केंद्रीय बजट को कौन प्रस्तुत करेगा, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति प्रस्तुत करेगा। अब देखो, जो बजट प्रस्तुत करेगा उसमें अनुदान की मांग करेगा, ग्रांट मांगेगा। तो कोई भी जो अनुदान की मांग है राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं वो संभव हो सकती। ठीक है, तो हर एक अनुदान क्या है, राष्ट्रपति की सिफारिश होनी चाहिए संसद में। राष्ट्रपति बोले कि नहीं भैया ये अनुदान जरूरी है, सिफारिश करेगा, तभी वो अनुदान क्या होगा, पास होगा। तो कोई भी अनुदान मांग के लिए, कोई भी अनुदान मांग के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है।
मांगती है ना। जब आप बजट देखे हो या कि देखोगे, अब जिसने जो बजट वाला पढ़ा है इससे पहले, उसने देखा था कि अपन क्या कर रहे थे, पूरे पूरे बजट में ग्रांट मांग रहे थे, अनुदान मांग रही थी सरकार, मांग रही थी संसद से कि भाई हमें इस क्षेत्र पर पैसा खर्चा करना है, इस क्षेत्र पर पैसा खर्चा करना है, उसके लिए आप हमें पैसा दे दो। तो जब तक राष्ट्रपति सिफारिश नहीं करेगा संसद के पास, कोई भी अनुदान मांग नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो ये आप समझिए। इसके अलावा आपका आता है एक आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, कंटिंजेंसी फंड, इसको दिया है आर्टिकल 261 फर्स्ट में। आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि मतलब क्या होता है? देखो, अब सरकार को क्या चाहिए, कुछ पैसा एडवांस चाहिए। ठीक है, एडवांस चाहिए। अब सरकार पहले से उसके बारे में नहीं बताया है, लेकिन अब सरकार को एडवांस चाहिए, तो वो एडवांस भी कौन देगा? राष्ट्रपति देगा। तो जो अग्रिम निधि है, अग्रिम निधि, ये सब आ जाएगा ये केंद्रीय बजट के अंतर्गत। ग्रांट में आर्टिकल नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो क्या है, एक तरीके से एक पूरी एक प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया के तहत कि भाई संसद में विधेयक प्रस्तुत हो रहा है, बिल आ रहा है, बजट आ रहा है, और फिर बजट की मांग की जा रही है, तो वो एक पूरी प्रोसेस है अनुदान वाली। तो ये बोला जाएगा कि अग्रिम निधि किसकी? राष्ट्रपति देगा। आप सब लोगों को मालूम है ना कि संचित निधि है, लोकलेखा निधि थी, और एक आकस्मिक निधि थी। तो इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे जब अपन बजट पढ़ेंगे। बस यहाँ केवल इतना जान लीजिए कि ये आकस्मिक निधि जो कंटिंजेंसी फंड है, वो किसकी शक्ति के अंतर्गत आता है? राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत आता है। और ऐसे एक आता है आर्टिकल 280, बोलता है वित्त आयोग का गठन, फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है वित्त आयोग का गठन, फाइनेंस कमीशन का गठन। किस लिए करता है? ताकि भाई जो संघ और राज्य के बीच में पैसों का अच्छा खासा बंटवारा हो सके। ठीक है, जो राजस्व वसूला गया है वो राजस्व का बंटवारा हो सके, कि भाई किसको, राज्यों को कितना मिलेगा, संघ को कितना मिलेगा, फिर किन राज्य को कितना मिलेगा। तो ये सब आ जाता है तुम्हारा वित्तीय शक्ति के अंतर्गत। पहला बोल रहा है धन विधेयक, फिर सेकंड बोल रहा है केंद्रीय बजट, फिर अनुदान मांग, फिर ये कंटिंजेंसी फंड और वित्त आयोग। ठीक, 5 पॉइंट आते हैं आपके वित्तीय उसमें। क्लियर है? चलो इतना लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब प्रेसिडेंट वाला पोर्शन तो इतना इंपॉर्टेंट रहता है कि हर पेपर में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो प्रेसिडेंट वाला पोर्शन अगर भी तुमने, क्या है, बहुत सारी चीजें पढ़ने से अच्छा है। जैसे पार्लियामेंट वाले सेशन से क्वेश्चन बनते हैं, लोकसभा राज्यसभा से क्वेश्चन बनता है, बिल से क्वेश्चन बनता है, प्रेसिडेंट हो गया, फंडामेंटल राइट हो गए, डीपीएसपी हो गए। सिटीजनशिप से क्वेश्चन नहीं बनते, हालांकि सिटीजनशिप में चूंकि एनआरसी आ गए तो कभी उससे भी क्वेश्चन पूछ दें। राष्ट्रपति की उपाधि किसको? न्यायाधीश, शपथ, हाँ सीजेआई दे रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। शपथ यानी उनको ओथ जो दिला रहे हैं, न्यायाधीश। क्या पेपर में गलत कर दी? अच्छा अच्छा नहीं, राष्ट्रपति कागज में सबसे प्रमुख है। कागज में हर काम राष्ट्रपति के नाम पे ही होगा, कोई भी काम राष्ट्रपति के बिना हो ही नहीं सकता। हर जगह कोई भी संधि होगी राष्ट्रपति करे, कोई भी समझौता होगा राष्ट्रपति करे, कोई भी कानून आ रहा है राष्ट्रपति कर रहा है, आपातकाल लग रहा है राष्ट्रपति लगा रहा है, कुछ भी घोषणा हो रही है राष्ट्रपति कर रहा है। लेकिन उसके पीछे केवल एक आर्टिकल काम आ जाता है, आर्टिकल 74(1) कि भाई वो कोई भी निर्णय स्वयं से नहीं लेगा बल्कि मंत्रिपरिषद की सलाह से लेगा और वो उसके ऊपर बाध्यकारी रहेगी।
बस इतना एक आर्टिकल लिख करके पूरा का पूरा जितने शक्ति दिए थे सब चौपट कर दी, सजावटी इतनी सारी शक्तियां मिल गई। वो डिपेंड करता है कौन सा बिल है, बहुत सारी चीजों के ऊपर बोला गया है। जैसे बहुत सारी जगह अभी अपन वीटो शक्ति देखेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या और शक्ति है राष्ट्रपति के पास, ठीक, और क्या क्या शक्ति हैं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अपन न्यायिक शक्ति। क्लियर है? अब इसके बाद आता है अपना न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति को आर्टिकल 72 में बोला गया है, ठीक है। न्यायिक शक्ति इसको बोला गया है आर्टिकल 72 में, न्यायिक शक्ति के बारे में बताया गया। तो क्या बोल रहा है? सबसे पहले बोल रहा है न्यायिक शक्ति के अंतर्गत फर्स्ट इज कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या कि सुप्रीम कोर्ट के जज, या कि हाई कोर्ट के जज, इन सब जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति करेगा। हालांकि ये अपने में विवादित है, कोई बोले कि राष्ट्रपति थोड़ी करता है, कोलेजियम सिस्टम है, लेकिन लास्ट कौन पूरा को पूरा बताता है? राष्ट्रपति करता है। साइन लास्ट में राष्ट्रपति है, उसमें सहमति देगा तभी कोलेजियम सिस्टम के द्वारा जो नाम दिया गया है वो नाम बनेगा, चाहे वो जज हो, चाहे वो CJI हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे हाई कोर्ट का हो। मतलब राष्ट्रपति के पास इतनी ताकत है। सर तो ये इनका नाम सर मंत्रिपरिषद देती होगी? नहीं, इनका नाम अभी अपन देखेंगे कोलेजियम सिस्टम क्या होता है। जब अपन सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे कोलेजियम सिस्टम क्या होता है। कोलेजियम सिस्टम में ये रहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहता है, कुछ सीनियर मोस्ट जजेस रहते हैं, वो सब मिलकर के क्या करते हैं, नाम सुझाते हैं कि अब अगला जज कौन होगा। तो वहां तो क्या है, कोलेजियम सिस्टम है। NJAC लेकर के आया था, क्या है, एक आप लोगों को मैं बता दूं, NJAC लेकर के आया गया था जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए, कि नेशनल जजेस अपॉइंटमेंट कमेटी, NJAC। लेकिन इसको क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कर दिया, नल एंड वाइड घोषित कर दिया। क्यों कर दिया? बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करता है, ठीक है। तो ये सब चीजें अपन पढ़ेंगे तो जब अपन सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, अभी केवल उसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दे रहा हूं, बाकी सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक है ये। इसके अलावा क्या रहता है कि भाई साहब ये क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति किसी विधि या तथ्य के आधार पर सलाह मांग सकता है, लेकिन यह सलाह राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारी नहीं होगी, राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारी नहीं। अब इस चीज को समझिए, क्या बोल रहा, कोई विधि से संबंधित, अब विधि कानून से संबंधित, अब राष्ट्रपति को कोई कानून से संबंधित जानकारी चाहिए तो वो किससे पूछेगा, स्पेशलिस्ट से पूछेगा, सुप्रीम कोर्ट के जजों से पूछेगा, या कि कोई तथ्य मतलब कोई फैक्ट के बेस पर, कि भाई बोला कि भाई सुप्रीम कोर्ट में ऐसा बोला गया कि इतने केसेस पेंडिंग है ना, तो फैक्ट है, तो भाई पूछ सकता है कि भाई ये फैक्ट सही है कि नहीं है, ये इतना जो दर्शाया जा रहा है, मीडिया में दर्शाया जा रहा है, हर जगह पब्लिश किया जा रहा है, अलग अलग कमेटी से पब्लिश कर रही है, तो भाई ये सही है कि नहीं है, तथ्य के आधार पर पूछ सकता है, सलाह मांग सकता है कोई भी, लेकिन उस सलाह उसके ऊपर बाध्यकारी नहीं, कि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी, अब ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्यकारी है, राष्ट्रपति सिर्फ सलाह मांगा है और सुना, अगर उसको सलाह अच्छी लगी तो ठीक है, नहीं अच्छी लगी तो बोले भाड़ में जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये चीज की जा सकती है। इसके अलावा अब आती है क्षमादान की शक्ति, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रहता है और कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है कि क्या क्या है, तो इसको देख लेते हैं।
हाँ, आर्टिकल 72 ये न्यायिक शक्ति के अंतर्गत ही है, आर्टिकल 72 के अंतर्गत ही है। क्या बोला जा रहा है? थर्ड बोला जा रहा है व्यक्ति को क्षमा दान देने की शक्ति। अब देखो इसको मैं यहां पे करता हूं, फर्स्ट तो है क्षमा दान, ये तो भाई पूरी तरीके से क्षमा कर देना, इसमें कोई है ही नहीं नौटंकी, क्षमा दान। सेकंड है लघुकरण। लघुकरण मतलब क्या होता है? सजा को छोटी कर देना, है ना, लेकिन उसकी प्रकृति में परिवर्तन करके, ठीक है, यानी प्रकृति में परिवर्तन करके उसकी सजा को छोटी कर देना, ये समझिए। प्रकृति में परिवर्तन कर उसकी सजा को कम करना। प्रकृति में परिवर्तन मतलब अगर किसी को मृत्यु दंड मिला है तो उसे कठोर कारावास में कन्वर्ट कर देना, मतलब उसकी क्या, उसकी प्रकृति में परिवर्तन किया जा रहा है। कठोर कारावास मिला है तो उसको साधारण कारावास में कन्वर्ट कर देना, मतलब उसको कितना 7 साल का कठोर कारावास मिला है तो उसकी प्रकृति में परिवर्तन कर दिया और बोल दिया कि 7 साल का साधारण कारावास आपके लिए, ठीक है, कठोर कारावास की जगह साधारण कारावास, यानी उसकी प्रकृति में परिवर्तन करके आप उसकी सजा को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। यह है लघुकरण का मतलब। अब वो सुधार इसी आधार पे ही होता है ना। देखे 15 अगस्त 26 जनवरी में बहुत सारे कैदियों की सजा को माफ किया जाता है, उनकी सजा को कम किया जाता है, किसके ऊपर किया जाता है, उनके बिहेवियर को देख करके किया जाता है कि उनका जेल में कैसा बिहेवियर रहा है, उनके अंदर सुधार जैसी कुछ चीज दिख भी रही है कि नहीं दिख रही है। अब लगे हो वो तुम वहीं रंगदारी दिखाने में, जेल में लोग रंगदार बन गए नहीं, अभी बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें 4-5 वहां गिरोह बन गए और वो जो भी नॉर्मल जो लोग जाते हैं उनको भी मार पीट के अपने जैसे बना देते हैं। वहां पे भी क्या चल रहा है, फिल्मों में जो चलता है वो कुछ चीजें, कुछ हद तक चीजें सही रहती है। इसी के आधार पर कुछ प्रिजनर्स एक्ट भी बनाए गए हैं। प्रिजनर्स एक्ट में अभी नया प्रिजनर्स एक्ट आया है जिसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, जिसके आधार पे ऐसे ऐसे कैदियों की पहचान करके उनको अलग अलग सेल में डालने की बात की गई है कि जो खूंखार अपराधी हैं, जो इस तरीके के अपराधी, उनको क्या किया जाए, उनको थोड़ा सा सख्त उसमें रखा जाए, और जो बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नहीं, उनके लिए ओपन जेल बनाई जाए। ओपन जेल मतलब क्या है कि भाई ठीक है आप खुली जेल में घूमो भागो ऐश करो, भाई आपके अंदर सुधार आ रहा है, आप भी प्रकृति के मजे लो, निकलो बाहर। उनके लिए सिनेमा हॉल बीच में लगा दिया, मूवी वूवी दिखा दिया कि भाई देख लो, खाए पिए ठीक है ना। वो बहुत सारे लोग, बहुत सारे काम करना पड़ता है, काम का पैसा भी उनको मिलता है, काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नहीं तो वो भाई तो कैदी भी तो कलाकार है अंदर से, कुछ ना कुछ, और अकेले रहने में ही आपके अंदर का जो क्रिएटिवनेस ना वो आता है। अब देखो जेल में ना आपके पास फोन है, ना ही आपका कोई पहचान का है, ना ही कोई आपके रिलेटिव, आप अकेले क्या करोगे। अगर आपके अंदर सुधार होने पाएगा तो इसीलिए कहते हैं ना, बहुत सारे कैदी जो जाते हैं बिल्कुल अलग ही लेवल के धार्मिक व्यक्ति बन करके निकलते हैं। अब जिसको निकलना है, नहीं तो गया था कैदी बनने छोटा, गया था पॉकेट मार, अब निकला है मर्डर बन के। जैसे बाहर निकला 2-4 को मार दिया, बोला कि अब अपन बड़े लेवल के, पहले तो छोटे लेवल के थे। जुवेनाइल कोर्ट में किसी को 14 साल में पकड़ा गया और वो अब वो प्रॉपर कैदी बन के निकल रहा है। ठीक है, तो क्या क्या किया जा रहा है, इस तरीके से उनकी प्रकृति में परिवर्तन किया जाता है। इसके बाद जो एक है परिहार। परिहार मतलब क्या होता है कि सजा को कम करना बिना प्रकृति के परिवर्तन के, ठीक है, यानी प्रकृति में परिवर्तन किए बिना सजा को कम करना। प्रकृति में परिवर्तन किए
बिना सजा को कम करना है। अब ये एक एक जैसे टर्म है तो इसके जो कीवर्ड है ना उस पर बहुत ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन सीधे बनेगा। प्रकृति में परिवर्तन, जिसको कठोर कारावास की सजा मिली उसकी कठोर कारावास की सजा रहेगी, बस सजा कम कर दी जाएगी, यानी उसके नेचर में कमी नहीं की जाएगी, नेचर में परिवर्तन नहीं किया जा रहा। किसी को बोला गया कि भाई 7 साल का तुम्हें कठोर कारावास है, तो बोला कि ठीक है भाई कम कर देते हैं, 4 साल कर देते हैं, लेकिन तुमको कोड़े बराबर से पड़ेंगे। ठीक है, 4 साल तक पड़ेंगे। पहले 7 साल 3 साल एक्स्ट्रा मिलने वाले थे, ठीक है तुम अच्छा काम करे हो तो 3 साल कम। बोले साहब ऐसा कुछ कर दीजिए, बोले नहीं ये वाला नहीं, ये वाला। बोले बहुत उछल कूद ना करो, जितना दे रहे हो उतना ले लो, नहीं तो ये भी नहीं देंगे। सही बोले है ना, सलमान खान की फिल्म का डायलॉग दबंग का, प्यार से दे रहे हैं ले लो। फिर वो बोलेगी भाई थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता, पकड़ के खींच के 2 झापड़। अब बता डर लगा? ये भी एक अलग ही डायलॉग था। ठीक है, अब इसके अलावा एक है विराम। विराम क्या है? विराम को यह बोला गया कि कोई परिस्थिति, ऐसा नहीं, परिस्थितिगत रोकना। यानी कोई स्त्री है, कैसे है कि प्रेग्नेंट है, भाई गई थी खूंखार लेडी बन करके, लेकिन वहां प्रेग्नेंट हो गई, वो प्रेग्नेंट है, तो भाई जब प्रेग्नेंट है तो उस टाइम पे क्या कर सकते हो आप? उसको कैद में तो रख नहीं सकते, है ना, उसको कैद में आप रख नहीं सकते। तो जब कैद में नहीं रख सकते तो क्या करोगे आप? छोड़ दोगे कि कुछ समय के लिए उसकी सजा को हम थोड़ा सा कम करते हैं। तो विराम मतलब परिस्थितिगत सजा में रोक। परिस्थितिगत कैसे? कि भाई अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या कि कोई जो विकलांग हो गया कोई, है ना, हाँ डिजीज से भी रिलेटेड, कोई हैंडीकैप हो गया या कि किसी को कोई डिजीज हो गई। अब कोरोना वायरस हो गया जेल में, बेचारा क्या करे? अब वो खुद लोगों को डरा रहा है, ले भाई अभी तक तो था, मैं तो चाह रहा हूं मुझे कोई कहीं ना लेकर के जाए, मैं सबको निपटाऊंगा। सबसे पहले वो जेलर को जो कोड़े लगा रहा था, बोले आ जाओ आज गले मिलते हैं, आज प्रेम प्रसंग पूर्ण होगा। हाँ, कृष्णा के दोनों हाथ पैर तोड़ के बिल्कुल कहाँ पे बैठा देंगे? हॉस्पिटल में नहीं, ये बेरियल एरियल के पास बैठा देंगे, चलो कमाई करेगा, रोजगार मिल गया। नहीं भाई ऐसा रोजगार नहीं चाहिए, वो लड़का हमारा पढ़ रहा है, डेली आ रहा है, वो नौकरी पा लेगा, तुम उसको ऐसा रोजगार दे रहे हो। ठीक है, चलो प्रतिलंबन मतलब क्या होता है? यानी अस्थायी रूप से थोड़ा रोक लगाना, अस्थायी रोक। जैसे कि अगर उसकी कोई याचिका दायर की गई है और मृत्यु दंड पाए गए और उसकी याचिका कहां पे है? राष्ट्रपति के विचाराधीन है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा अस्थायी रोक लगा सकते हैं कि भाई जब तक इस पर राष्ट्रपति कुछ नहीं बोल रहा है तब तक थोड़ा सा रोक कर दो। तो ये 5 प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलती है: क्षमादान, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रतिलंबन। ठीक है, 5 को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये आपके 72 के अंतर्गत है। याचिका मतलब कि आप याचना करते हो ना, किसी से कुछ मांग रहे हो, फरियादी, याचिका। मतलब कि भाई अब वो उसको मृत्यु दंड हुई है तो उसके करीबी लोग गए राष्ट्रपति के पास कि साहब थोड़ा सा माफ कर दीजिए, तो बोल रहा है कि ठीक है। नहीं, हमारे यहाँ बुरहान वानी वो नहीं चल रहा था कि भाई बुरहान वानी के लिए अलग अलग
इंटेलेक्चुअल पर्सन पहुंच रहे हैं। जैसे सर ये चौराहे में बैठा है, बीड़ी मांग रहा है, तो किसी से बोल दिया कि बीड़ी दीजिए, नहीं, बीड़ी ईड़ी मिल जाती है, बीड़ी ईड़ी मिल जाती है, बीड़ी तो बहुत आसानी से मिलती है। क्या चीज़ हो जाएगी, किसी बीड़ी मांगना, बीड़ी कोई बोला थोड़ा सा रास्ते में तो थोड़ा दे दो। नहीं नहीं नहीं, राजश्री नहीं मिलती, राजश्री महंगी है। राजश्री नहीं मिलेगा, राजश्री मतलब क्या है, सल्लू मियाँ। अब सलमान खान जिसका ऐड कर रहे हैं, मतलब मान लो वो कितना बड़ी चीज हो चुकी है। कुट्टी कुट्टी कुट्टी, और लास्ट में कुट्टी देते हैं जो इतनी सी बच जाते, ले वो कुट्टी फूक ले 2-4 कस, कुट्टी जो लास्ट वाली बचती है, जो बड़ी वाली रहती है लास्ट की कुट्टी बचती है, 2-4 कस निकलता है और लास्ट में बिल्कुल पूरा गर्म हो जाता है। जूठा इससे ऐसे बाथरूम के बाहर बैठे, लास्ट में कुट्टी ढूंढे, एक कुट्टी मिला, उसको जला करके चल दिए फ्रेश होने। डाइजेशन नहीं बनता, होता है ना, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, अब तुम छोटू उनके पीछे ना पड़ जाओ, शरीफ लड़का है। तो देखो, अब चलो यहाँ आ जाओ। अब क्या बोला जा रहा है, राज्यपाल। अब देखो, ऐसी ही शक्ति किसके पास है, राज्यपाल के पास भी है। आर्टिकल 161 के अंतर्गत ये याद रखना कि भाई राष्ट्रपति के पास जो ये शक्ति है वो किसके, आर्टिकल 72 के तहत है, और राज्यपाल के पास जो है आर्टिकल 161 के तहत। दोनों में अंतर कहाँ पे, तो दोनों में 2 जगह अंतर देखने को मिलता है, 2 अंतर। पहला बोला जा रहा है सैन्य न्यायालय। सैन्य न्यायालय, जो सैन्य न्यायालय द्वारा जो सजा दी जाती है उसको केवल कौन माफ कर सकता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल नहीं। ठीक है, सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को राष्ट्रपति माफ कर सकता है, ना कि राज्यपाल। और सेकंड बोल रहा है, सेकंड बोलता है कि मृत्युदंड से क्षमा, मृत्युदंड को क्षमा, यानी मृत्युदंड को जो माफ करने का अधिकार है वो किसके पास है, केवल राष्ट्रपति के पास, ना कि राज्यपाल। राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। तो ये 2 पॉइंट दोनों की शक्तियों में अंतर करता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे बन जाए, राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच में अंतर है कौन सी, न्यायिक शक्ति में, क्षमादान देने की शक्ति में, तो ये सैन्य न्यायालय द्वारा जो भैया जो सजा सुनाई जा रही है उसको कौन माफ कर सकता है, केवल राष्ट्रपति। जो मिलिट्री कोर्ट होती है ना, कोर्ट मार्शल हो जाता है, होता है ना, हाँ, तो कोर्ट मार्शल ये सब, उसमें कौन, राष्ट्रपति सजा को माफ कर सकता है, राज्यपाल नहीं करेगा। और जो मृत्युदंड है, किसी को फांसी चढ़ाने वाले, केवल राष्ट्रपति माफ करेगा। ठीक है, क्लियर है। चलो, अब सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें कुछ वर्डिक्ट है, तो 1-2 लाइन सुप्रीम कोर्ट का भी जान लो कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। हाँ बताइए। सैन्य न्यायालय मतलब जो मिलिट्री, हाँ, जो मिलिट्री की जो होती है कोर्ट होती है, तो क्या करती है, कोर्ट मार्शल करती है ना, उनके खुद के ही डिसीजन रहते हैं और उनका बहुत टफ डिसिप्लिन रहता है। मतलब कि किसी ने अगर आदेश नहीं माना, किसी ने अगर गलत कार्यवाही कर दी, कुछ भी किया, तो क्या कर दिया, उनका कोर्ट मार्शल कर दिए गए। तो कौन माफ कर सकता है, केवल राष्ट्रपति। ठीक, सैन्य न्यायालय वाला, वहां पे राज्यपाल के पास कोई अधिकार नहीं है। अब इसके अलावा भाई सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इसके बारे में बातें बोली है, वो बातें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जानकारी के लिए। अब देखो, इतनी चीजें मैं बताता हूं इसलिए हूं ताकि आधी अधूरी जानकारी आप ना रखो, जो भी टॉपिक पढ़ो उसके बारे में पूर्ण जानकारी रखो। मतलब कि ठीक है, पेपर तो ठीक है, साथ में एज अ सिटीजन भी आपका एक कर्तव्य बनता है कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हो। दिक्कत क्या हो रही है ना, जो हिस्ट्री से अलग कोई भी अगर ब्रांच लिया, जैसे मैथ लिया है, बायो लिया है, अगर वो कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहा है तो उसे कुछ नॉलेज नहीं है। समझ, आप इंजीनियर बन रहे हो, इंजीनियरिंग में कहीं नहीं है, आपको कहीं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ाया जा रहा है,
एज अ सिटीजन आपको अपने राइट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, एज अ सिटीजन आपको देश के बारे में कुछ नहीं मालूम, बायो वाले को इकोनॉमिक्स कुछ नहीं पता, मार्केट का एम नहीं जानते हो। अब कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनको ठीक है, अब तुम्हारी मजबूरी कि तुम्हें पढ़ना पड़ रहा है, अदरवाइज हमारे देश के तो यूथ को कुछ मालूम ही नहीं है। समझ रहे हो दिक्कत कहाँ पे आ रही? कोई बोल रहा है मैं आईआईटी से ग्रेजुएट हूँ, आईआईटी क्वालिफाइड व्यक्ति, और उसको अपने राइट के बारे में कुछ नहीं मालूम, जबकि वो देश का सबसे होनहार बच्चा है, लेकिन उसको फंडामेंटल राइट नहीं मालूम रहेंगे। उसको ये नहीं मालूम रहेगा प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में डिफरेंस क्या है। वो सुनी सुनाई न्यूज़ वाली देखेगा और कुछ भी मनगढ़ंत कहानी निकाल लेगा, और यही जितने तुमको ये दिखते हैं ना, कुछ भी बोलते रहते हैं। मतलब एक बार इन लोगों को पढ़ाओ बैठा करके, सुन आप बैठ पढ़, 6 महीना तू पढ़, फिर उसके बाद तू बाहर निकल तो ये कुछ बोलेगा ही नहीं जितना तू बोल रहा है। आधे लोग सुधर जाएं, सोशल मीडिया खत्म हो जाए, ये जो उल बात बोल रहे हैं, पढ़ा लिखा व्यक्ति ये सब बात नहीं बोलता है। ठीक, तो अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कुछ चीजें बोली हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया, पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये जो याचिका जो भी दायर कर रहा है उसकी मौखिक सुनवाई नहीं होगी, उसकी रिटर्न सुनवाई होगी। यानी जो भी राष्ट्रपति बोलेगा रिटर्न में होगा, और जो भी वो याचिका दायर करेगा वो भी रिटर्न में आनी चाहिए, मौखिक कुछ नहीं होगा। ठीक है, यानी याचिका मौखिक नहीं रहेगी। ठीक है, जो पिटिशनर है, जिसने पिटीशन फाइल की है, ठीक है, याचिका मतलब पिटीशन, तो जिसने भी पिटीशन फाइल की है वो मौखिक उसकी सुनवाई नहीं होगी, यानी मौखिक सुनवाई नहीं होगी। फिर साथ में बोला जा रहा है कि भाई साहब अगर एक बार उसकी याचिका को रद्द कर दिया गया तो दोबारा वो याचिका भी नहीं दायर कर पाएगा। मतलब एक बार तुमने मृत्युदंड किसी को मिल गया और तुमने याचिका दायर की और वो याचिका को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, तो अब दोबारा तुम याचिका नहीं दायर कर सकते। ठीक है, तो एक बार में एक व्यक्ति के एक ही बार याचिका दायर हो सकती, मतलब एक बार रद्द होने के बाद दोबारा दायर नहीं की जा सकती। नहीं की जा सकती। ठीक है, एक बार अगर उसकी याचिका रद्द हो गई तो अब दोबारा वो अपनी याचिका नहीं दायर करेगी। थर्ड बोला है, सुप्रीम कोर्ट बोला कि भाई साहब जो राष्ट्रपति ने किसी की सजा माफ करी तो कारण बताने के लिए वो बाध्य नहीं है, कि वो कारण, अब जरूरी नहीं कि वो कारण बताए, तो कारण बताने के लिए वो बाध्य नहीं है। तो थर्ड है कारण बताने के लिए बाध्यकारी नहीं है, कि किस बेस पर उसने क्या किया, किसी की सजा को माफ किया है। ठीक है, चौथा बोला जा रहा है कि भाई साहब जो वो करेगा, किसी की सजा माफ कर रहा है तो मंत्रिमंडल की सलाह पर ही वो करेगा, ऐसा नहीं अपने मन से नहीं करेगा। मंत्रिमंडल जो सलाह बोलेगी उसके आधार पर वो डिसीजन लेगा। हाँ, एक मिनट बताता हूं, मंत्रिमंडल की सलाह पर क्या बोले, राष्ट्रपति यहां पे नहीं आएगा, मतलब नहीं, ये बोला जा रहा है तुम दायर किए याचिका, अब राष्ट्रपति स्वतंत्र है ही नहीं खुद से डिसीजन लेने के लिए ना। आपने क्या बोला, आर्टिकल 74(1), राष्ट्रपति कुछ भी काम करेगा, कोई भी विधायी कार्य करेगा तो क्या है, हाँ, सब परमिशन नहीं, सलाह पर कार्य करेगा। अब वो सलाह बाध्यकारी होती, वो किस तरीके का दोनों का रिलेशन है, एज अ प्राइम मिनिस्टर और एज अ प्रेसिडेंट, और प्राइम मिनिस्टर की जो कैबिनेट है और प्रेसिडेंट के बीच में कैसे रिलेशन है, वो डिपेंड करेगा कि सलाह जो है बाध्यकारी, वो सलाह ऑर्डर है कि सलाह केवल सजेशन है, वो डिपेंड करता है दो पर्सनालिटी इसके बेस पे। अगर एक पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा होनहार है, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखा व्यक्ति है, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति और उसकी पावर है, तो उसकी बात का सम्मान होता है, फिर वो कुछ बोलेगा तो सामने वाला केवल सलाह देगा, उसे ऑर्डर नहीं देगा।
लेकिन एक कमजोर व्यक्ति तो उससे सलाह नहीं, उसे ऑर्डर मिलेगा कि भाई ये मैं बोल रहा हूं ये तुम्हें करना है। लेकिन अगर कोई मजबूत व्यक्ति तो वो ये नहीं बोलेगा ये तुम्हें करना है, वो बोलेगा ये मेरी सलाह है, आप ऐसा काम कर सकते हैं। डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर है। याचिका मतलब होता है कि तुम्हें कोई पिटीशन मतलब कि तुम्हें अब सुनवाई चाहिए। तुम क्या हो, ऐसे बोलते हैं ना कि तुम क्या हो, एक याचिका करता हो। तुम एक तरीके से सामने वाले से कुछ मांग रहे हो। याचना करना मतलब क्या होता है, सामने वाले से मांगना है, इसका जो हिंदी वर्ड होता है। और पिटीशन मतलब भी होता है कि भाई कुछ केस आया है, उसके लिए तुम्हें कुछ सुनवाई चाहिए, और सुनवाई में तुम्हें क्या चाहिए, न्याय चाहिए। लेकिन तुम कुछ मांग रहे हो ना, तो याचिका मतलब मांगना है एक तरीके से। और तुम किसी से क्या मांग रहे हो, मृत्युदंड की भीख मांग रहे हो। क्षमा कब मांगी जाती, जब कोई काम गलत किया गया है और अब वो काम का परिणाम उसको भुगत लिया, तो अब उसको क्षमा कर दो, बोला जाता है ना। तो भाई इसके अलावा ये बोला जा रहा है कि भाई इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्विलोक नहीं होगा। राष्ट्रपति जिसने जो दिया है ना, वो ठीक है, न्यायपालिका उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन यहां पे उसने एक शब्द और जोड़ दिया, लेकिन राष्ट्रपति मनमानी से काम ना करे, मनमानी से काम ना करे। मतलब राष्ट्रपति अपनी अगर मनमानी से काम करेगा, जुडिशियल मतलब न्यायिक पुनर्विलोकन, मतलब कि ये जितना राष्ट्रपति कोई, जैसे राष्ट्रपति ने कोई कानून पास किया, कुछ भी किया, तो उसमें न्यायपालिका रोक लगा सकती है। जैसे उसने क्षमा किया, न्यायपालिका रोक लगा सकती है कि भाई आप जिसको क्षमा कर रहे हो बहुत खूंखार अपराधी है, वो जाएगा सोसाइटी में तो क्या करेगा, सोसाइटी का पूरा फैब्रिक बिगड़ जाएगा। तो इसलिए आप जिसको माफ़ कर रहे हो वो माफ़ करने योग्य नहीं है, आप एक बार फिर अपने डिसीजन के बारे में सोचिए। तो इस तरीके से वो रोक लगा सकती है। तो ये बोला गया जुडिशियल रिव्यू होगा नहीं, लेकिन अगर राष्ट्रपति ने अपनी मनमानी से काम किया है तो वहां पर पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी न्यायिक शक्ति। क्लियर है। इंपॉर्टेंट था ना। प्रेसिडेंट कौन से, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया, ये आर्टिकल में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से गाइडलाइंस जारी की राष्ट्रपति के लिए, मतलब राष्ट्रपति के पास इतने अधिकार है। तो ये बोला गया कि गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट जारी करती है ना कि भाई ये चीजें है, हर एक चीज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपनी क्या करती है, गाइडलाइंस जारी करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सी, न्यायिक शक्ति कंप्लीट।